अध्याय 10 देख रहे हैं, नए साम्राज्य और राज्य। शुरुआत होती है अरविंद से। अरविंद के स्कूल में एक नाटक होने वाला है और इस नाटक में वो एक प्रसिद्ध गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी के राजा हैं समुद्रगुप्त। यानी कि ये जो साहब आप देख रहे हैं ये समुद्रगुप्त है, इनके बारे में हम काफी बात करने वाले हैं। इनकी भूमिका ये अरविंद निभाने वाले हैं। उन्हें लगा कि हम जाएंगे, बेहतरीन कपड़े पहनेंगे, यानी शाही वेशभूषा पहनेंगे, मूंछों पे ताव देंगे, तलवार हमारे पास होगी और चहलकदमी यानी कि घूमेंगे। लेकिन इनको क्या पता था कि उनको एक ऐसा राजा बनना पड़ेगा जो ये सब तो होगा ही, साथ में बैठ के वो एक वाद्य यंत्र वीणा भी बजाएगा और कविता भी कहेगा। यानी ऐसा कौन सा राजा होता है जो संगीतज्ञ होगा? अरविंद सोचने लगा। लेकिन समुद्रगुप्त साहब आप देखें, वीणा भी बजाते थे, कविता भी लिखते थे और योद्धा भी थे। तो सबसे पहले मैं इनका डायनेस्टी दिखा देता हूं, यानी कि ये कौन से इलाके की मैं बात कर रहा हूं। ये है गुप्ता वंश की मैं बात कर रहा हूं। तो ये गुप्ता वंश पूरा यहां से यहां तक पूरा ये इलाका है, लेकिन जो इनका कोर इलाका है वो ये है। ठीक, हमने बार बार पाटलिपुत्र की बात की है, पटना की बात की है, तो इसमें मथुरा, विदिशा ये सब आ रहा है। और लिच्छवी के बारे में भी बात होगी क्योंकि इनके परिवार में जिनकी जो माताजी वगैरह हैं वो सब इस इलाके की आई है। ध्यान रखिएगा कि कुषाण का भी नाम आएगा और इन सभी का नाम लेने वाले हैं। बस ध्यान रखिएगा कि ये जो इलाका है ये सेंटर पॉइंट है, ये इलाका है मेन इनका गुप्ता वंश का। तो हमें कैसे पता चला भाई ये सब चीजें इनके बारे में? ये जो राजा समुद्रगुप्त हैं, गुप्ता वंश के एक बहुत प्रसिद्ध शासक रहे। तो यहां पर आ जाइए इलाहाबाद में। अब ये प्रयागराज हो गया है। तो यहां पर ये जो अशोक स्तंभ आप देख रहे हैं, इस अशोक स्तंभ में यहां पर इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन यानी पत्थरों पे या मेटल पे लिखा हुआ जो लिखावट होती है, अभिलेख कहते हैं, उसी को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो यहां पर ये जो दूसरे साहब आप देख रहे हैं, इनका नाम है हरिशेन। क्या है इनका नाम? बार बार आएगा। इनका नाम है हरिशेन। अब ये इनके दरबार में कवि भी थे और इनके दरबार में ये मंत्री भी थे। कौन? हरिशेन। तो इन्होंने काव्य रूप में कुछ लिखा था जिसको यहां पर इंस्क्रिप्ट किया गया है। तो ये जो लिखा गया है इसको केवल इंस्क्रिप्शन नहीं कहते हैं, अभिलेख नहीं कहते हैं, इसका एक अलग से नाम दिया गया जो है प्रशस्ति। प्रशस्ति। अब प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखें तो प्रश कहां से आया है? ये प्रशंसा से आया है। तो प्रशंसा यानी तारीफ, किसी का गुणगान करना, उसी को प्रशस्ति कहते हैं। तो यहां जो प्रशस्ति है, ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रशस्ति में बहुत सारी चीजें कही गई और इसी के से हमको पता चला। तो जो समुद्रगुप्त साहब की प्रशस्ति है, इसमें कवि हरिशेन ये साहब ने बताया कि ये जो राजा है समुद्रगुप्त, ये एक योद्धा थे। पहले अक्षर लिखूंगा सबके। एक बहुत बड़े योद्धा थे, विद्वान थे यानी कि इंटेलिजेंट थे, युद्ध जीतते थे, एक बहुत बेहतरीन कवि थे और वाद्य यंत्र बजाया करते थे। यानी अगर हरिशेन के नजरिए से देखा जाए तो समुद्रगुप्त साहब तो ईश्वर थे, भगवान थे। ये इलाका इनका है, ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें इस इलाके से रिलेट होंगी। अभी इस मानचित्र पे आइएगा, ये कन्नौज को ध्यान से रखिएगा, मतलब दिमाग में डाल के रखिएगा। मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। अभी फिलहाल मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो ये है कि इसमें 4 कलर्स हैं, 4 अलग अलग रंग से दिखाया गया है। ये हर एक रंग के बारे में हरिशेन, मैंने कहा था हरिशेन साहब का नाम बार बार आएगा। हरिशेन साहब ने ये जो 4 रंग के इलाके दिखाए गए हैं, उन इलाकों के में जो राजा थे और यहां पर जो हमारे समुद्रगुप्त साहब है, उनकी इन राजाओं के प्रति किस तरीके की नीति थी, क्या उनके प्रति विचार थे, कैसे उनको वो देखा करते थे या ये लोग इनको कैसे देखा करते थे, इस बारे में इन्होंने चर्चा की है। तो एक एक करके हम इसमें बात करते हैं। जो पहला रंग है वो है हरा रंग। ये हरा रंग, तो ये जो हरा रंग है ये वो क्षेत्र है जिसमें आर्यावर्त और उनके जो 9 शासक हैं, ओके, वो लोग हैं इसमें। तो इन सबको तो समुद्रगुप्त साहब ने हरा दिया सभी को
और अपने राज्य में मिला लिया। तो ये तो इन्हीं का राज हो गया, इन सबको हरा दिया। दूसरा जो आप कलर देख रहे हैं वो ये लाल बिंदु है, कलर नहीं है, बेसिकली लाल बिंदुज है। ये जो लाल बिंदु है या रेड डॉट्स है, इसमें क्या हुआ कि ये लोग सब समुद्रगुप्त से हारे। समुद्रगुप्त ने इन सबको हरा दिया, यहां से यहां तक देख लीजिए, सबको हरा दिया। और जब ये हार गए तो इन्होंने मान लिया कि हम हार गए, इन्होंने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया। तो समुद्रगुप्त ने कहा ठीक है, अब आप जो जहां जहां है अपने राज्य, जहां जहां आपका राज्य है वहां पर शासन कीजिए। तो ये दूसरी नीति थी। पहले लोगों को तो पहला जो इलाका था उसको तो इन्होंने पूरा जीत लिया और अपने अंडर में ले आए। दूसरों को कहा कि ठीक है आप राज करिए लेकिन आप हमारे अधीन रहेंगे। ठीक, तीसरा ये दूसरा हो गया, जिसको अगर मैं कहूं कि ये दक्षिणापथ कहेंगे इसको। दक्षिणापथ मतलब ये होता है दक्षिण का रास्ता। तो अगर आप देखें ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, तो ये दक्षिण का रास्ता है, यहीं से होके जाता। अगर अब यहां से आप जाएंगे दक्षिण तो ऐसे तो जाएंगे, तो इनको जीत लिया इन्होंने और ये दक्षिणापथ का रास्ता हो गया। तीसरी बात मैं कहूंगा जो बैंगनी में दिया हुआ है, ये बैंगन कलर है, ये इस कलर की बात कर रहा हूं। ये जो बैंगनी कलर है इसमें असम भी आ रहा है, इसमें बंगाल भी आ रहा है, तटीय बंगाल आ रहा है, इसमें ये नेपाल भी आ रहा है, ये नेपाल है, ये असम है यहां पर, ये आपका बंगाल हो गया, तटीय बंगाल। तो असम हो गया, बंगाल हो गया, नेपाल हो गया। और यहां पर इस इलाके के बहुत सारे जो गण और संघ थे, आपको मैंने बताया था गण और संघ, तो ये लोग जो थे ये समुद्रगुप्त साहब के लिए, समुद्रगुप्त के लिए ये लाते थे उपहार, यानी गिफ्ट लेके आते थे। और जो भी समुद्रगुप्त इनसे कहते थे वो लोग ये सब मानते थे। और दरबार में, समुद्रगुप्त की दरबार में, ये इन साहब के दरबार में, ये समुद्रगुप्त है, इनके दरबार में ये आते थे, हाजिरी लगाते थे। ये हो गया। अब इसके अलावा कई ऐसे बाहरी क्षेत्र है जिनके बारे में हमें मिला है, इंस्क्रिप्शन से खबर मिली है कि ये जो इलाका है, यहां देखिए, तो ये बाहरी इलाके हैं, नीले रंग से दिखाया गया है। इसमें एक कुषाण, मैंने आपसे कहा था कुषाण दिमाग में रखिएगा, मैं दोबारा लाऊंगा आपको। कुषाण हो गए, ये ऐसी शक वंश था, कुषाण हो गए, शक वंश हो गए, इसमें श्रीलंका भी है। तो इन्होंने सबने कहा कि ठीक है, समुद्रगुप्त से कहा कि ठीक है आप हमारे राजा हैं, आपकी हम अधीनता स्वीकार करते हैं, हम आपके अंडर में हैं। और इन्होंने सब अपनी औरतें, अपनी लड़कियां इनसे ब्याह दी, या इनके साथ जो भी थे उनसे ब्याह दी। तो इस तरीके से एक रिश्ता कायम कर लिया। यहां पर आप देखिएगा वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त है, इनके सिक्के हमें मिले हैं। इसके बाद आती है वंशावलियां। वंशावलियां मतलब ये होता है वंश, डायनेस्टी, इसमें पहले कौन आया, बाद में कौन आया, ऐसे। तो आप देखेंगे कि प्रशस्तियां हमको, जैसे इंस्क्रिप्शन के बारे में हमें पता चला कि भाई हाँ समुद्रगुप्त थे और ऐसा था वैसा था, तो प्रशस्तियां जो है या जो किसी के गुणगान में चीजें लिखी गई हैं उससे हमें समुद्रगुप्त या जो भी राजा हैं उनके पूर्वजों को भी पता चलता है, उनके पिता कौन थे, उनके दादा कौन थे, परदादा कौन थे। तो समुद्रगुप्त के कौन कौन, या कहें कि एंसेस्टर रहे, उसके बारे में पता चला है। तो मैंने आपसे कहा था कि लिच्छवी, यहां मैं आपको लेके आऊंगा, तो समुद्रगुप्त की जो माता जी थी, मां, ये लिच्छवी गण से आती थी। और इनके समुद्रगुप्त के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, सीएम कर देता हूं। ये गुप्ता वंश के, गुप्त डायनेस्टी के पहले शासक थे, इन्होंने ही सब शुरुआत की थी। और फिर ये जो है आपके गुप्त वंश के पहले राजा, जो चंद्रगुप्त की बात मैं कर रहा हूं, ये चंद्रगुप्त साहब ये बने महाराजाधिराज। इसका मतलब होता है महाराजाओं के भी राजा। इतनी बड़ी किन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद जो ये समुद्रगुप्त है ये भी महाराजाधिराज बने, यानी ये भी राजाओं के राजा बने। ये दोनों उपाधियां इनको मिली है, इनके जो पिता हैं उनको भी मिली है, राइट। अब समुद्रगुप्त के बारे में और भी हमको उनके बाद जो है, ये तो पहले वाले हो गए, उसके बाद के शासकों के बारे में पता चलता है। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तो खुद थे, उसके बाद चंद्रगुप्त के बेटे आए जो समुद्रगुप्त हो गए, फिर समुद्रगुप्त के जो आगे बेटे आए वो है चंद्रगुप्त C2 कर देते हैं इसको। तो हमें जो अभिलेख है और सिक्कों से पता चलता है कि ये थे, और ये इन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक,
यानी जो शक शासक है उनको पराजित किसने किया? चंद्रगुप्त II ने। ओके, उसके बाद इन्हीं के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, मतलब भरा पड़ा था इनका दरबार विद्वानों से, इंटेलिजेंट लोगों से, समझदार लोगों से। जैसे आप यहां देखिए, ये बहुत बहुत फेमस कालिदास पोएट है, यानी कवि हैं। ये इन्हीं के दरबार में थे। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मैथमेटिशियन रहे हैं, या कहें खगोल शास्त्री रहे हैं। खगोल मतलब जो यूनिवर्स या फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर जो चीजें हैं उसके बारे में जानकारी रखते हैं या उसके बारे में बताते हैं। तो ये खगोल शास्त्री आर्यभट्ट रहे। तो ये दोनों इन्हीं के उसमें थे, क्या कहे कि दरबार में थे। अब एक इंपॉर्टेंट, ये चरक और चाणक्य की बात तो मैं पहले कर चुका हूं। एक नाम आएगा बाणभट्ट, दिमाग में रखिएगा, ये बाणभट्ट साहब है, इनका आगे भी मैं चर्चा करूंगा, बाणभट्ट। तो अभी फिलहाल हम आते हैं हर्षवर्धन पे। हर्षवर्धन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहे, राइट। तो राजा एक बहुत, जैसे हमको गुप्ता वंश के बारे में पता चला, ऐसी हमें सिक्कों और अभिलेखों से हर्षवर्धन के बारे में पता चला। हर्षवर्धन जो साहब थे राजा, ये 1400 साल पहले इन्होंने शासन किया। तो इनके एक दरबारी हुआ करते थे, बल्कि दरबारी भी और कवि भी। इनका नाम है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने संस्कृत में जो हर्षवर्धन है उनकी एक जीवनी लिखी, जिसे हम बायोग्राफी कहते हैं, और उसका नाम दिया गया हर्षचरित। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है। तो यहां पर आए जो चाइनीज एक तीर्थयात्री थे जिनका नाम है श्वेन-त्सांग, इनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ये भी हर्ष के दरबार में बहुत बहुत दिनों तक रहे, और इन्होंने भी इस बात का, यानी हर्षवर्धन के बारे में बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत विवरण या कहें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने लिखा क्या, यानी श्वेन-त्सांग ने, और बाकी जो सिक्के अभिलेखों में मिला उनसे हमें क्या मिला, ध्यान रखिएगा। ये हर्ष का पूरा साम्राज्य है और ये राजा हर्षवर्धन है। तो हर्ष जो है, हर्ष यानी कि ये साहब, ये अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। ओके, तो इनके जब पिता और इनके जो बड़े भाई बाबा कर देता हूं, इनकी जब मृत्यु हो गई, जब ये इनकी मृत्यु हो गई, तो ये बने थानेसर एक जगह है, बहुत छोटा है इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूं, थानेसर के राजा बने। और इनके जो बहनोई थे, यानी इनकी बहन के हस्बैंड, पति, इनके जो बहनोई थे वो थे कन्नौज के शासक। मैंने आपको कहा था, मैं कन्नौज, आपको दिमाग में डालिएगा, वो मैं यहां पर लेके आऊंगा। ये कन्नौज हो गया, ठीक है। ये कन्नौज के शासक थे। कौन? इनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। ओके, लेकिन जब बंगाल के शासक ने इनको, जो इनके बहनोई थे, ये बहनोई को मार डाला, तो हर्ष ने क्या किया, कन्नौज को अपने अंडर में कर लिया। और क्योंकि बंगाल ने किया था ये काम, मतलब बंगाल के शासक ने इनके बहनोई को मारा था, तो फिर ये गए बंगाल और वहां पर बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया इन्होंने। तो ये मगध हो गया, ये मगध इलाका हो गया, ये बंगाल इलाका हो गया। तो ये मगध और बंगाल, इसको इन्होंने जीता, बहुत जबरदस्त सफलता मिली। फिर ये नर्मदा नदी है यहां पर, ये नर्मदा नदी यहां पर बहती है, उसको पार करके वो दक्कन की तरफ आए। ये दक्कन का पठार यहां पर है, इसकी तरफ आए। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़े, तब चालुक्य, यहां पर चालुक्य के जो नरेश है, और चालुक्य और पुलकेशिन, जो चालुक्य नरेश है उनका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, P2 कर देता हूं। तो पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने इनको या इनके विजय रथ को रोका, राइट। ये चालुक्य डायनेस्टी और चालुक्य, पल्लव और पुलकेशिन के बारे में हम बात करते हैं अभी, लेकिन ये हम करेंगे चर्चा अगली बार, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।